नमस्कार। पिछली वीडियो में हम SC/ST की समाज में संघर्ष की कहानी के बारे में चर्चा कर रहे थे अपनी स्थिति के लिए, और अब इस वीडियो में हम उनके लीगल राइट्स के लिए जो लीगल बैटल थी, कोर्ट में बैटल थी, उसकी बात करेंगे। SC/ST को रिजर्वेशन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की जो सर्विसेज में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की पोस्ट थी उस पर तो मिल गया, लेकिन उनको रिजर्वेशन में प्रमोशन फर्स्ट टाइम 1973 में मिला। उसमें 18% SC को और 2% ST को, और ये वहाँ पे मिला जहाँ पे प्रमोशन जो है एग्जामिनेशन के थ्रू और क्राइटेरिया ऑफ मेरिट पे होता था, वहाँ पे मिला। और ये प्रमोशनल पोस्ट जो थी जहाँ पे सीनियरिटी सब्जेक्ट टू रिजेक्शन ऑफ अनफिट था, वहाँ पे रिजर्वेशन नहीं दिया गया इनको। इसके बाद गवर्नमेंट ऑर्डर डेटेड 20 मार्च 1974 के द्वारा जो है इनको रिजर्वेशंस और सीनियरिटी जो है उसमें जहाँ पे सीनियरिटी सब्जेक्ट टू रिजेक्शन ऑफ अनफिट था वहाँ भी दे दिया गया। लेकिन ये रिजर्वेशन केवल उन्हीं पोस्ट पर लागू होता था जहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 50% से ज़्यादा पोस्ट पर न हो। जहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट केवल 50% पोस्ट पर हो, 50% प्रमोशनल पोस्ट हो, वहीं पे ये रिजर्वेशन का बेनिफिट दे दिया गया। ये तो सेंट्रल लेवल की बात हो रही थी। और इसके पहले जो था कि डिफरेंट स्टेट्स ने अपने यहाँ प्रमोशन में रिजर्वेशन दिए थे। इसमें 1961 में मद्रास में दिया था, रंगाचारी का मैटर था। जनरल वहाँ पर रेलवे ने दिया था, जनरल मैनेजर रेलवे, साउदर्न रेलवे वर्सेस रंगाचारी का केस है ये। और इसमें उन्होंने कुछ सीटें उन्होंने कहा था जो प्रमोशनल पोस्ट है उन पे जो है कि सीनियरिटी बेसिस पे वहाँ पे हम रिजर्वेशन उन्हें दिया था। इसके अलावा स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस हीरालाल 1970 में पंजाब ने दिया था। फिर इसके बाद एक अखिल भारतीय शोषित कर्मचारी संघ का केस है, यूनियन ऑफ इंडिया 1981 का था। तो जो रंगाचारी के केस में क्या हुआ कि मद्रास हाई कोर्ट ने रेलवे का एक सर्कुलर जो था वो क्वेश कर दिया, और उन्होंने कहा कि आर्टिकल 16(4) में जो रिजर्वेशन दिया गया है प्रमोशन में वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउ ही नहीं है। रेलवे का ये कहना था। रेलवे ने इसके बाद इसमें सुप्रीम कोर्ट में अपील की, और रेलवे ने कहा कि 16(4) की जो लैंग्वेज है उसमें इनिशियल और प्रमोशनल दोनों ही इंक्लूड होते हैं। इनिशियल अपॉइंट रिक्रूटमेंट और प्रमोशनल पोस्ट पे रिक्रूटमेंट दोनों इंक्लूड होते हैं। अब इस पे जस्टिस गजेंद्र गडकर की जो फाइंडिंग थी ऑनरेबल जस्टिस की, उन्होंने बड़ा अच्छा ऑब्जर्वेशन दिया। उन्होंने कहा कि जो सोशली और इकोनॉमिक क्लास के जो एडवांसमेंट के लिए है उन्हें केवल लोएस्ट रैंक के जो सर्विसेज पे एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको सिलेक्शन पोस्ट पर भी उनका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ये नहीं आप बस चपरासी आपने बना दिया बस छोड़ दिया बाकी उसे, तो इससे वो कभी एडवांस नहीं हो पाएंगे। अब इसके बाद जो है कि फिर इसी तरह से केस आया स्टेट ऑफ केरला वर्सेस NM थॉमस। अच्छा, क्या सरकार का मतलब जो है कि कोर्ट का व्यू रहता था और दूसरी बाकी जगह कि इससे क्या होता है कि प्रमोशनल पोस्ट पे नहीं, क्या होता है कि हम इनको कर देंगे, मेरिट इनमें होती नहीं है तो हम बड़ी पोस्ट पे करेंगे तो हमारी क्या होगी, मेरिट कॉम्प्रोमाइज़ होगी, एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कॉम्प्रोमाइज़ होगा। ये हमेशा जो होता है ना कि ये आर्ग्यूमेंट रहा है, जो लोग इसको कोर्ट में चैलेंज करते रहे हैं। तो स्टेट ऑफ केरला वर्सेस NM थॉमस का केस 1976 में था। उसमें ऑनरेबल जस्टिस कृष्णा अय्यर ने कहा कि जब भी गुड गवर्नमेंट के संबंध में एफिशिएंसी का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब केवल एग्जामिनेशन के मार्क्स नहीं होते, बल्कि रिस्पॉन्सिबल एंड रिस्पॉन्सिव सर्विस होती है टू द पीपल। और जो एक जो है ना
कि जो एक कन्फ्यूज़न, एक आदमी जो बहुत इंटेलिजेंट, उसने बड़े अच्छे मार्क्स तो पाए हैं, लेकिन वो कन्फ्यूज़न है, वो उसको समाज के बारे में, समाज के हर तबके की समझ नहीं है और सेंसिटिव नहीं है। वो बहुत बड़ा डेंजर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। अगर हम उनका कहना था, अगर हम समाज के पिछड़े तबकों को एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल करते हैं तो उनमें सेंस ऑफ बिलोंगिंग और सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी आएगी, और तभी जो प्रियम्बल में लिखा हुआ वी द पीपल ऑफ इंडिया वो चरितार्थ होगा। एडमिनिस्ट्रेशन में देश की बागडोर जब सभी वर्गों के हाथ में होगी, तभी वी द पीपल ऑफ इंडिया सही रूप में चरितार्थ होगा। उन्होंने कहा नो अदर अंडरस्टैंडिंग कैन रिकंसाइल द क्लेम ऑफ रेडिकल प्रेजेंट एंड हैंगओवर ऑफ अनजस्ट पास्ट। मतलब कोर्ट ने, बहुत सारे जजेस ने इसमें बड़े अच्छे अच्छे जजमेंट्स दिए हैं, लेकिन थोड़ी सी कम है। इसके बाद आता है केसी वसंत कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस, 1985 का केस था। उसमें जस्टिस चिन्नप्पा रेड्डी ने, उन्होंने कहा कि देखिए, केवल एग्ज़ाम में हाई मार्क्स सिक्योर कर लेने से कोई गुड एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बन जाता। हमारे देश का बहुत बड़ा तबका जो है वो पिछड़ा हुआ है, कमज़ोर हुआ है, और इस बात को सहानुभूतिपूर्वक समझकर उनकी समस्याओं को बहादुरी के साथ टैकल करना, ये है गुड एडमिनिस्ट्रेशन। अब डिफरेंट जो क्लास है उसकी समस्याओं को उस वर्ग के लोग बहुत बेहतर समझ सकते हैं कि वो किस प्रॉब्लम से होके गुजर रहे हैं, उसका रास्ता कहाँ से निकल सकता है। तो इसलिए उनका एडमिनिस्ट्रेशन में आना बहुत ज़रूरी है। अगर मार्क्स आधारित मेरिट इतनी ही इफ़िशिएंट थी, उनका कहना था 1985 में कि अगर इतनी इफ़िशिएंट ये थी अगर, तो आज़ादी के 35 साल बाद भी SC, ST और अन्य कमज़ोर वर्गों के हालात सुधरे क्यों नहीं। अगर पिछड़े कमज़ोर तबकों को आज़ादी के तुरंत बाद अगर हर स्तर पे हम रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश करते, तो क्या ऐसा नहीं होता कि हालात आज से कुछ अलग होते। उन्होंने आगे कहा, बड़ी अच्छी लाइन है, सुनिएगा। जो कहते हैं जैसे ही रिजर्वेशन की बात आती है, एक प्रिविलेज क्लास जो है उसके होठों पे तुरंत एक शब्द आते हैं, इफ़िशियंसी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। अब कुछ लोग को लगता है कि जो सिविल सर्विसेज क्या है, हेवनली पैराडाइज है, उसमें एक एलीट क्लास है, उससे कुछ उसमें से जो चुने हुए कुछ बेस्ट लोग हैं, उन्हीं को उसमें घुसने का और जो बिल्कुल टॉप मोस्ट पोस्ट पे जाने की उन्हीं को परमिशन होनी चाहिए। अब एक सोच ये है कि मतलब अपर कास्ट के लोग जो नॉन रिजर्व पोस्ट पे सेलेक्ट होते हैं अपनी मेरिट से, वो नेचुरली बेटर परफॉर्म करेंगे, जबकि उनका कहना था जबकि ये सच नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि एलीट क्लास से चुना हुआ ये सो कॉल्ड मेरिटोरियस व्यक्ति इफ़िशियंसी का मॉडल हो। ये एलीट क्लास की टिपिकल जो है ना एक सुपीरियर अप्रोच है। ये लोग रिजर्वेशन को मेरिटेरियन प्रिंसिपल और कंपल्सरी प्रिंसिपल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट मानते हैं, लेकिन जो रियल कॉन्फ्लिक्ट है वो दो वर्गों के बीच है। एक वर्ग कौन सा है, जो गरीबी, अशिक्षा और पिछड़ेपन के मरुस्थल में अभी रह रहा है। दूसरा वो है जो या तो उस गरीबी, अशिक्षा और पिछड़ेपन के मरुस्थल में, रेगिस्तान में कभी रहा ही नहीं, या कभी था तो बहुत जल्दी से बाहर आ गया, और वो जो है बाहर की जितनी रिसोर्सेस हैं, संसाधन हैं, उनको जम के इस्तेमाल कर रहा है। और जो दूसरे वर्ग में जो उसमें रेगिस्तान में पड़ा हुआ है, वो क्या है, वो भी भाग के इन हरे भरे मैदानों में, संसाधनों से भरपूर मैदानों में पहुंचना चाहता है। लेकिन इन ये जो हरे भरे मैदान है, इसमें जो फ्रूट्स है, फल हैं, संसाधन है, वो तो लिमिटेड है। अब जो अंदर है वो नहीं चाहता कि बाहर वाले अंदर आए, क्यों, ताकि वो उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सके। बाहर से वाले आएंगे तो उसको शेयर करना पड़ेगा, उसमें से बहुतों की चीज़ें छिन जाएगी। अब ये जो मेरिटोरियन प्रिंसिपल है, उसकी वजह से आधी से ज़्यादा आबादी जो है वो गरीबी, कुपोषण, अशिक्षा, इन सब की चक्रव्यूह में फंसी रह जाती है। अब उनका कहना है कि भाई ऐसी मेरिट किस काम की जो जिसके नतीजे ऐसे हों। ये सब होता रहा
बीच बीच में डिफरेंट स्टेट्स में लोग एक्ट लाते रहे। बीच में जो है कि वहाँ पे स्टेट ऑफ मैसूर जो है कि वो एक एक्ट लेके आए और 1962 में, और उन्होंने अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में इंजीनियरिंग कॉलेजेस में 68% सीटें रिजर्व कर दी SC ST और बैकवर्ड्स क्लास के लिए। वो केस फिर चैलेंज हुआ सुप्रीम कोर्ट में MR बालाजी के केस में, और कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं कर सकते। इसके बाद जो है मंडल कमीशन आया। मंडल कमीशन जो है कि उसने ये सिफारिश की कि OBC को सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन, VP सिंह की जो VP सिंह की गवर्नमेंट ने मंडल कमीशन को लागू कर दिया था, तो उसको इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में चैलेंज किया गया। और यहाँ पे जो 9 जजेस की बेंच थी, यहाँ पे इसको सुन रही थी। अब यहाँ पे जो है कि उसने भी ये कहा कि किसी भी रिजर्वेशन में 50% से ज़्यादा जो है रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। अब उसमें एक मामला फंस रहा था कि जो कैरी फॉरवर्ड वैकेंसी होती हैं, जैसे आपने कुछ वैकेंसीज रिजर्व कर दी, अब वो वैकेंसी जब रिजर्व हो गई, जब वो नहीं फुलफिल हो पाई, आपका जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है उसको नहीं फुलफिल कर पाए और कुछ वैकेंसीज खाली हो गई, तो उसको क्या किया जाता था कि सरकार जनरल कैटेगरी के लोगों से भर देती थी। सपोज़ कि 50 में से मान लीजिए 20 वैकेंसी खाली रह गई, तो 20 को फिर वो क्या करती थी कि जनरल कैटेगरी के लोगों से भर देती थी और अगले साल वो कैरी फॉरवर्ड कर देती थी वैकेंसी को। अब उसमें क्या हुआ कि मुद्दा ये उठा कि अगली बार 50% वैकेंसीज जो है ये हो गई SC ST और जो है कि OBC की, और ये +20 ये हो गई, तो ये 50% से ऊपर जा रही हैं। तो ये कैप जो है 50% की कैप जो है लागू होगी या नहीं होगी, इसके हिसाब से, इंदिरा साहनी के हिसाब से ये लागू होती थी। तो सरकार को क्या किया, मजबूरी में सरकार को फिर 16(4) में अमेंडमेंट करना पड़ा, और वो 16(4)B लाई और उसने कहा कि जो कैरी फॉरवर्ड वैकेंसीज हैं वहाँ पे ये 50% का कैप लागू नहीं होगा। अच्छा, उसके पहले यहाँ पे सुनी जा रही थी वैलिडिटी इंदिरा साहनी के केस में कि जो 27% रिजर्वेशन है वो वैलिड है या नहीं। बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि क्रिमिलियर है या नहीं। अब जो मंडल कमीशन लागू किया था उसमें जो है VP सिंह ने बैकवर्ड क्लास को प्रमोशन मतलब में रिजर्वेशन देने की कोई सिफारिश नहीं की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वो भी एक पॉइंट बना। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जब ये मुद्दा ही नहीं है कोर्ट के सामने, सरकार ने कोई लिया ही नहीं, तो इस पर फैसला देने को कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये फिर क्या होगा, सिर्फ एक ऑबिटर डिक्टा होगा। कोर्ट ने कहा नहीं कोई बात नहीं, लेकिन हम जब बैठे हैं तो हम सब चीज़ें सारे पॉइंट डिसाइड कर देंगे ताकि बाद में कोई इशू ना खड़ा हो। मतलब कोर्ट के सामने ये इशू था नहीं, गवर्नमेंट ने दिया भी नहीं था, लेकिन उन्होंने इसको डिसाइड किया और उन्होंने कहा कि जो प्रमोशन में रिजर्वेशन है वो नहीं हो सकता। अब इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए इसको गवर्नमेंट ने 16(4) में फिर अमेंडमेंट किया और 16(4)A जोड़ा 77th अमेंडमेंट से, और उसने कहा कि सरकार प्रमोशन में भी कुछ सीटें ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से नहीं भरी जाती, वो केवल प्रमोशनल पोस्ट पे होती हैं। अगर आप उनको प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं देंगे तो वो केवल निचली रैंक पे ही रह जाएंगे और वो आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि हमेशा केवल मेरिट की बात नहीं होती। जहाँ पे सीनियोरिटी सब्जेक्ट टू अनफिट जो होता है, वहाँ पे क्या होता है कि बड़ा एक पर्सनल आदमी का ओपिनियन होता है। अगर हम आपको नहीं आते तो आपकी CR ख़राब कर देंगे, कुछ कर देंगे और हम आपको अनफिट डिक्लेयर कर देंगे। तो इसलिए सरकार को लगा कि नहीं, इन तबकों को आगे प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया जाना ज़रूरी है, तो उन्होंने 77th अमेंडमेंट करके उनको प्रमोशन में रिजर्वेशन दे दिया। अब क्या होता था कि रिजर्वेशन वहाँ तो मिल गया, लेकिन उनको नहीं मिलती थी, सीनियरिटी नहीं मिलती थी। जैसे कि अगर आपने किसी में, अगर आपको प्रमोशन रिजर्वेशन के जरिए आप जो है जूनियर हैं और 2 अपर कास्ट के लोग आपसे सीनियर हैं, आप 3rd नंबर पे हैं,
अब आप जो है प्रमोट हो गए। अब आप अगर उसी पोस्ट पे हैं, प्रमोशन पोस्ट पे, आगे आपका प्रमोशन नहीं हुआ है और उसके बाद आपके ये जो नीचे 2 सीनियर थे ये प्रमोट होके आपके 2 साल बाद आ जाते हैं आपके साथ, तो ये अपनी सीनियरिटी फिर से रिगेन कर लेंगे और आप फिर उन दोनों से जूनियर हो जाएंगे, भले ही आपने उस पोस्ट पर उनसे 2 साल ज़्यादा काम किया हो। और इसके बाद फिर जब सीनियरिटी के बेसिस पे आगे प्रमोशन की बात होगी तो फिर उनका क्लेम पहले हो जाएगा। तो कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी इनको नहीं मिली थी, इससे इनको काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो जब इस क्लास ने क्लेम किया, अपनी बात की, तो गवर्नमेंट ने फिर उसमें 88th अमेंडमेंट किया और उसमें कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी भी जोड़ दी। अब इसके पहले क्या था कि इंदिरा साहनी के केस में 9 जजेस की बेंच ने कहा था कि प्रमोशन में रिजर्वेशन परमिसिबल नहीं है और जहां प्रमोशन पहले से चल रहा है वो आगे 5 साल तक लागू रहेगा और सरकार चाहे तो इस बारे में अपना कोई नियम कानून बना सकती है। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लास एक्ट 1994 पास किया। अब उस एक्ट का सेक्शन 3 सब क्लॉज 7 कहता है कि इस एक्ट के लागू होने के दिन प्रमोशन में रिजर्वेशन से रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट ऑर्डर लागू थे वो तब तक लागू रहेंगे जब तक कि उनको ख़त्म न कर दिया जाए या उसमें कोई संशोधन न कर दिया जाए। तो यानी जो 5 साल की लिमिटेशन जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दी थी इंदिरा साहनी के केस में वो अब ख़त्म हो गई। अब इसमें जो है कि इन्होंने SC रिजर्वेशन का कोटा 18 से बढ़ाकर 21 कर दिया। लेकिन इसके आगे की बैटल इतनी आसान नहीं थी। इसके आगे की बैटल बहुत मुश्किल थी क्योंकि सबको ये सेटिस्फाई करना बड़ा मुश्किल था। लोगों को ये बड़ा मुश्किल था कि हम उनको कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी मिल रही है और इस तबके को ये बहुत मुश्किल हुआ आगे चल के ये साबित करना इस लीगल बिली की वो इस कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी के हकदार हैं। इसके बारे में हम लोग अगले केस में बात करेंगे, अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।